हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से आप सभी का अपना चैनल रितेश रेगुलर राइज मैथमेटिक्स चैनल में। तो जैसा कि हम लोग पिछला वीडियो तक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट किए थे, 4 पार्ट हम लोग 7 पार्ट जो है हम लोग 7 प्रॉपर्टी कह सकते हैं डिटरमिनेंट का। हम लोग 1 से 7 तक जब प्रॉपर्टी हम लोग कर चुके हैं डिटरमिनेंट का। अब जो है हम लोग 7 से आगे का जो है प्रॉपर्टी करने वाले हैं डिटरमिनेंट का। जो आज का प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे डिटरमिनेंट का क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी को यूज करके बनने वाला है। तो चलिए बिना देर के किए हुए शुरू किया जाए। सबसे पहला प्रॉपर्टी है आज का, यानी 8 नंबर प्रॉपर्टी होगा। क्या है प्रॉपर्टी 8 नंबर? इस 8 नंबर प्रॉपर्टी में कोई लैंग्वेज नहीं है। थोड़ा इस प्रॉपर्टी को समझना है थोड़ा बढ़िया ढंग से, हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है कि हम आपको एकदम बढ़िया ढंग से समझा भी देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू किया जाए। चलिए एक डिटरमिनेंट लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए डिटरमिनेंट हमने डेल्टा इज इक्वल टू लिया x y z p q r l m n। हमने एक डिटरमिनेंट लिया। अब इस डिटरमिनेंट के वैल्यू को हम थोड़ी देर के लिए क्या मान लिए हैं? डेल्टा। करेक्ट है, मतलब इस डिटरमिनेंट का कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा। हम इसको फिलहाल क्या मान लिए हैं? डेल्टा मान लिए हैं। ठीक, अब आप थोड़ा गौर से देखिए, इस डिटरमिनेंट के अंदर एलिमेंट में x y z p q r l m n है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट का हम थोड़ा कोफैक्टर निकाल लेते हैं। कोफैक्टर क्या होता है हम आपको डिटरमिनेंट के वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 3 के अंदर बहुत ही अच्छे से समझा दिए हैं। एक बार जाकर उसको देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इन सभी एलिमेंट का थोड़ा कोफैक्टर लिखते हैं। लिखते क्या है, कुछ मान लेंगे। सभी एलिमेंट का कुछ ना कुछ तो कोफैक्टर होगा, हम सबका कोफैक्टर कुछ ना कुछ मान लेते हैं। चलो ठीक है, लेट ध्यान समझिएगा, लेट ध्यान से ऐसे कर समझिए। मान लीजिए कि ये जो x है इसका कोफैक्टर हमने कैपिटल A माना, सॉरी कैपिटल X मान लो। ये जो y है इसके कोफैक्टर को हम लोग कैपिटल Y मान लेते हैं। ये जो z है इसके कोफैक्टर को हम लोग कैपिटल Z मान लेते हैं। ये जो p है इसके कोफैक्टर को कैपिटल P, ये जो q है इसके कोफैक्टर को आप कैपिटल Q मान लो, ये जो r है इसके कोफैक्टर को कैपिटल R मान लो, ये जो l है इसके कोफैक्टर को आप कैपिटल L मान लो, ये जो m है इसके कोफैक्टर को कैपिटल M मान लिए, और ये जो n है इसके कोफैक्टर को हमने कैपिटल N मान लिया। मतलब बाबू इस डिटरमिनेंट के अंदर जो भी एलिमेंट लिखा हुआ है उस सभी एलिमेंट का कुछ ना कुछ तो कोफैक्टर होगा। तो हमने सभी का कोफैक्टर जो है कुछ ना कुछ मान लिया। इसका कैपिटल में सबका जो है कुछ ना कुछ कोफैक्टर जो है हम मान लिए। ध्यान से समझिए हमारी बातों को। कोई बड़ा हाई प्रोफाइल, कोई मतलब इतना हार्ड चीज भी नहीं समझा रहे जो आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन क्या डिटरमिनेंट में ये सब क्या है? एलिमेंट लिखा हुआ है, और इन सभी एलिमेंट के कोफैक्टर को हम कुछ ना कुछ जो है मान रखे हैं। ठीक है, अब आप क्या करें, अब हमारी बात को ध्यान से सुनिए। पहली बात हम क्या करना चाहते हैं, रूल है अगर किसी भी डिटरमिनेंट में
अगर किसी भी डिटर्मिनांट में कोई भी रो या कोई भी कॉलम को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर ऐड कर दिया जाए तो उसका जो रिजल्ट है वो इस डिटर्मिनांट के वैल्यू यानी डेल्टा के इक्वल होगा। नहीं समझे सर आप क्या बोले, चिंता नहीं करिए, एक काम करिए, इस डिटर्मिनांट के अंदर आपको 1 2 3 कॉलम दिख रहे हैं, 1 2 3 रो दिख रहे हैं। आप क्या करिए, इस डिटर्मिनांट में से कोई भी एक कॉलम या कोई भी एक रो जो मन करे आप उठा लीजिए। चलिए हम एक कॉलम उठा लेते हैं, फर्स्ट कॉलम उठाते हैं। फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, y लिखा है, z लिखा है। हमने फर्स्ट कॉलम में जो भी एलिमेंट था हमने उठा लिया। अब क्या करिए, इस एलिमेंट का जो कोफैक्टर है उससे मल्टीप्लाई करिए। x का कोफैक्टर हम कैपिटल X माने हैं, y का कोफैक्टर कैपिटल Y माने हैं, और z का कोफैक्टर हम कैपिटल Z माने हैं। मतलब जो एलिमेंट लिए थे उस एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इन सबको जोड़ो तो आपको पता है ऐसा करने से इनका जो वैल्यू है वो इस डिटर्मिनांट के वैल्यू यानी डेल्टा के बराबर हो जाएगा। हम यही समझाना चाह रहे हैं कि अगर डिटर्मिनांट के किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए और ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो उसका वैल्यू इस पूरे डिटर्मिनांट के बराबर आ जाएगा। फिर से देख लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट क्या करता, हम कॉलम चुने हैं, वो दूसरा स्टूडेंट कोई रो चुन लेता। मान लो वो सेकेंड रो चुन लिया। कौन सा रो चुना, सेकेंड रो। सेकेंड रो में क्या है, y है, q है, m है। मतलब सेकेंड रो में जो एलिमेंट है उसको हमने लिख लिया। अब इस एलिमेंट को इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करिए तो y का कोफैक्टर है कैपिटल Y हम माने हैं, q का कैपिटल Q माने हैं, और m का कोफैक्टर कैपिटल M माने हैं। और सबको ऐड कर दीजिए। पता है इसका वैल्यू भी किसके बराबर आएगा, इस डिटर्मिनांट के वैल्यू के बराबर ही आएगा, यानी डेल्टा के बराबर। मतलब आप किसी भी रो को उठा लीजिए, आप किसी भी कॉलम को उठा लीजिए और उसके एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए तो वो और कुछ नहीं, इस डिटर्मिनांट का जो वैल्यू होगा वही बताएगा। समझे? तो रूल इस प्रॉपर्टी के अंदर का यही है कि अगर एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया जाए तब उस जोड़ने का जो रिजल्ट है वो इस डिटर्मिनांट के वैल्यू के बराबर आ जाएगा। ये हमारी पहली बात है, यानी प्रॉपर्टी नंबर 8 का पहला बात ए नंबर बोल सकते हैं, पहली बात है। एक बार और समझ लीजिए, एग्जांपल और करके समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट, अगर हम इसको एग्जांपल करके भी समझाएंगे, चिंता मत करिए, एग्जांपल करके भी हम आपको समझाएंगे कि सही में ऐसा होता है कि नहीं होता है। करेक्ट है? चलिए ध्यान समझिए। अब आप क्या करिए, चलिए किसी स्टूडेंट ने क्या किया कि ये थर्ड रो चुन लिया। थर्ड रो में क्या है, z है, r है, n है। किसी स्टूडेंट ने ये थर्ड रो चुना तो थर्ड रो में जो भी एलिमेंट हमने लिख लिया। अब जो एलिमेंट है उनको उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करिए तो z का कोफैक्टर कैपिटल Z, r का कोफैक्टर कैपिटल R, n का कोफैक्टर कैपिटल N, और सबको ऐड करिए। बाबू इसका रिजल्ट कुछ और नहीं, इस डिटर्मिनांट का जो वैल्यू है यानी डेल्टा के बराबर आ जाएगा। तो यही है प्रॉपर्टी नंबर 8 का पहला पार्ट।
कि अगर एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और ऐड कर दिया जाए तो कुछ और नहीं, वो क्या देगा, इस पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू देगा। मतलब अगर इस पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 50 आता तो चाहे ये कर लीजिए, चाहे ये कर लीजिए, चाहे ये कर लीजिए, सबका मान 50 ही आएगा। अगर इसका मान 10 आएगा तो इसका मान भी 10, ऐसा करने पर भी 10 आएगा, ऐसा करने पर भी 10 आएगा, ऐसा करने पर भी 10 आएगा। यही हम कह रहे हैं इस प्रॉपर्टी के अंदर। अब आप क्या करिए, अब इस A के बाद हम लोग को B यानी 8 का ही दूसरा पार्ट समझा है, तो आप क्या करिए, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, चिंता नहीं करिए, हम आपको एग्जाम्पल करके भी समझाएंगे, आप इसको नोट करिए। अब देखिए क्या होगा इसके सेकंड पार्ट में, देखिए शुरू करें, नोट कर लिए वीडियो को पॉज करके आप इसको, चल देखिए सर सेकंड प्रॉपर्टी आप क्या बोलना चाहते हो। देखो बी नंबर देखो बड़ा कमाल की बात है, ध्यान से देखिए बी नंबर, ये सब एक तरीके से प्रॉपर्टी, एक तरीके से ट्रिक की तरह भी बिहेव करता है, जो आपको बड़े बड़े एग्जाम में आराम से क्वेश्चन आपका बना सकता है। चलिए फिर से क्या करिए, इस डिटर्मिनेंट का कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम का एलिमेंट उठाइए, चलो कोई उठा लेते हैं, चलो फिर से उठाएं, पहला ही कॉलम को उठाएं। पहला कॉलम में क्या है, x है, y है, z है। पिछली बार क्या हुआ था, यानी a नंबर में क्या हुआ था कि जो एलिमेंट उठाए थे उसको उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं करेंगे। मतलब एलिमेंट उठाए हैं फर्स्ट कॉलम का, लेकिन कोफैक्टर लेंगे या तो सेकंड कॉलम का या तो थर्ड कॉलम का। मतलब एलिमेंट किसी और कॉलम का और कोफैक्टर किसी और कॉलम का, तब क्या होगा, नहीं समझे? एलिमेंट किस कॉलम का लिए हैं, फर्स्ट कॉलम का, लेकिन कोफैक्टर जो है वो फर्स्ट कॉलम का न लेकर के या तो सेकंड कॉलम का ले लेते हैं या तो थर्ड कॉलम का लेते हैं। तो चलो मान लो सेकंड कॉलम का लेते हैं, एलिमेंट किसी और का है, एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का है, आप कोफैक्टर ले रहे हैं सेकंड कॉलम का, तो क्या होगा, तो सेकंड कॉलम का पहला कोफैक्टर क्या है, कैपिटल P है, दूसरा का कितना है, कैपिटल Q है, और तीसरा कितना है, कैपिटल R है। बाबू ऐसा करके जोड़ने से वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगा। ये 0 इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं आया, ये 0 रिजल्ट है इसका, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं है। डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो पिछले बार आ रहा था कि एलिमेंट जिसका कोफैक्टर भी उसी का, लेकिन ये कह रहा है कि अगर आपने ऐसा कभी किया कि एलिमेंट किसी और कॉलम का और कोफैक्टर किसी और कॉलम का अगर मल्टीप्लाई करके आपने ऐड किया तो उसका रिजल्ट कितना रहेगा, 0। ये इनका खुद का वैल्यू है 0, वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर आप ऐसा भी कर देते, जैसे मान लीजिए आप लेते, मान लो फर्स्ट रो में क्या है, x है, p है, l है। आप क्या किए, एलिमेंट लिए फर्स्ट रो का, लेकिन कोफैक्टर जो है वो फर्स्ट रो का नहीं लेते, या तो सेकंड रो का लेते हैं या तो थर्ड रो का लेते हैं। मतलब एलिमेंट किसी और रो का और कोफैक्टर किसी और रो का। एलिमेंट लिए हैं फर्स्ट रो का, लिख दिए, लेकिन कोफैक्टर फर्स्ट का नहीं लिखेंगे, या तो सेकंड का या तो थर्ड का लिख के देखते हैं। तो चलो थर्ड का लेना, तो थर्ड में z का कैपिटल Z है, r का कैपिटल R है और यहाँ n का कैपिटल N है। अब इन सबको ऐड करो तो बाबू इनका जो रिजल्ट है वो कुछ और नहीं, इसका रिजल्ट जो है वो 0 की खुला जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब हमारे दोस्तों यही हुआ कि जिसका एलिमेंट लें अगर उसको उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो रिजल्ट डिटर्मिनेंट के वैल्यू के बराबर हो जाएगा, लेकिन जिसका एलिमेंट लें उसको किसी और के कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाए
तो उस केस में उसका रिजल्ट जो है वो 0 के इक्वल हो जाना तय है 100%। तो यही था 8 नंबर का प्रॉपर्टी, जो कोफैक्टर पर बेस्ड प्रॉपर्टी था। उम्मीद है कि आप लोग इस प्रॉपर्टी को सीख पाएंगे। एलिमेंट किसी और कॉलम का, कोफैक्टर किसी और कॉलम का, मल्टीप्लाई करके जोड़े रिजल्ट 0। एलिमेंट किसी और रो का, कोफैक्टर भी किसी और रो का, मल्टीप्लाई करके जोड़े रिजल्ट 0। करेक्ट है? तो ये हमने सिखाया आपको इस प्रॉपर्टी के अंदर। तो चलिए अब आप इसको नोट करिए। अब हम बताते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नोट करिए, पॉज करिए, नोट करिए। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 9। ये तो बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 9, प्रॉपर्टी नंबर 9। ठीक है, चलिए अब थोड़ा देखिए, हम यहां पर एक डिटरमिनेंट लेते हैं। थोड़ा आप लोग गौर से देखिए इस डिटरमिनेंट को, थोड़ा आप लोग गौर से देखिए। अगर आप गौर से देखिएगा तो आपको लगेगा इस डिटरमिनेंट का फर्स्ट कॉलम सिंगल एलिमेंट रखा हुआ है, थर्ड कॉलम भी सिंगल एलिमेंट रखा हुआ है, लेकिन इसका सेकंड कॉलम जो है वो डबल एलिमेंट रखा हुआ है। दो एलिमेंट रखा हुआ है और दोनों एलिमेंट के बीच किसका साइन है? प्लस का साइन है। तो सुनिए, अगर कोई कॉलम या कोई रो अपने अंदर जितना एलिमेंट रखता है, आप उस डिटरमिनेंट को ब्रेक करके उतना डिटरमिनेंट बना सकते हैं। अगर कोई रो या कॉलम अपने अंदर 2 एलिमेंट रखा है तो आप उसको 2 डिटरमिनेंट बना सकते हैं। 3 एलिमेंट रखा है तो आप उसको 3 डिटरमिनेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा गौर से देखिए, बताइए तो इस डिटरमिनेंट का जो ये सेकंड कॉलम है अपने अंदर 2 एलिमेंट रखा है। तो आप अगर चाहें तो इस डिटरमिनेंट को ब्रेक करके 2 एलिमेंट रखा है, कितना? 2, इसलिए 2 डिटरमिनेंट बनेगा, जितना रखेगा उतना। तो 2 एलिमेंट रखा है तो आप इसको 2 डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। अब कहिएगा दोनों डिटरमिनेंट के बीच किसका साइन रहेगा? तो पता करो, सभी एलिमेंट के बीच क्या है? प्लस है, तो यहां भी क्या रहेगा? प्लस रहेगा। हो गया। अब कैसे इसमें एलिमेंट भराएगा? तो देखो, पहला कॉलम सिंगल है ना, तो पहला कॉलम सिंगल इसमें भी लिखा जाएगा और इसमें भी लिखा जाएगा। तीसरा कॉलम भी सिंगल है तो तीसरा कॉलम इसमें भी लिखा जाएगा और इसमें भी लिखा जाएगा। लेकिन सेकंड कॉलम में प्लस से जो पहले है, सेकंड कॉलम में जो प्लस से पहले है उसको पहला वाला में लिखिए, और जो प्लस के बाद उसको दूसरा वाला में लिखिए। ओके, यानी ये डिटरमिनेंट ब्रेक होकर के 2 डिटरमिनेंट में चला गया। नहीं समझे होंगे, कोई बात नहीं। फिर से एग्जांपल लेते हैं, फिर से एग्जांपल। देखिए फिर से एग्जांपल देखिए, मान लीजिए फिर से हम एक एग्जांपल लिए, नोट कर लिए इसको, फिर से देखिए। चलो समझिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, समझिए। जैसे मान लीजिए हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। चलिए अब इसी डिटरमिनेंट को थोड़ा गौर से देखिए। अगर आप देखिएगा तो इस डिटरमिनेंट में आपको लगेगा कि सेकंड कॉलम तो सिंगल है, थर्ड कॉलम भी सिंगल है, लेकिन इसका जो फर्स्ट कॉलम है वो अपने अंदर
तीन तीन एलिमेंट को रखा हुआ है, तो इसका मतलब है अपने अंदर अगर तीन तीन एलिमेंट को रखा हुआ है तो आप इसको तीन डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। तो ब्रेक करिए पहला डिटर्मिनेंट, और देखिए हर एक के बीच प्लस का साइन है, साइन अगर अलग अलग होने लगे तो सेम बना लीजिएगा। हर एक के बीच प्लस का साइन है तो प्लस बना लीजिए, दूसरा डिटर्मिनेंट हो गया, यहां भी प्लस बना लीजिए, ये तीसरा डिटर्मिनेंट हो गया, है ना। अब लिखिए, देखिए सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम अपने अंदर तो सिंगल सिंगल रखा है, तो सेकेंड और थर्ड सब में छपा रहेगा, मतलब L M N A B C इसमें भी आ जाएगा, L M N A B C इसमें भी आ जाएगा, L M N A B C, मतलब जिसमें सिंगल सिंगल रहेगा उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। अब इसमें ट्रिपल है, तो ट्रिपल में देखो प्लस से पहले कौन है भाई, तो X है, Y है, Z है, बीच में कौन है भाई, तो P है, Q है, R है, फिर प्लस के बाद कौन है भाई, तो 1 है, 2 है, 3 हो गया। यानी इस तरीके से ये डिटर्मिनेंट देखिए अपने तीन डिटर्मिनेंट में ब्रेक हो गया। समझे? कोई बात नहीं समझे, फिर से एग्जांपल लेते, फिर से एग्जांपल, हमको समझाना यार, पढ़ाने यार, मजाक फिर समझा, नोट करिए, फिर से एग्जांपल लेते हैं। चलिए देखिए, चलिए जैसे मान लिया अब ऐसा होता, अब ये देखिए, इसको थोड़ा गौर से देखिए। अब इस डिटर्मिनेंट में क्या हुआ भाई, इसमें देखिए पहला रो सिंगल सिंगल है, तीसरा रो भी सिंगल सिंगल है, लेकिन सेकेंड रो अपने अंदर ट्रिपल एलिमेंट रखा हुआ है। इसका मतलब अगर अपने अंदर ये ट्रिपल एलिमेंट रखा हुआ है, इसका मतलब आप इसको तीन डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हो, और हर एक के बीच प्लस का साइन है, तो तीनों डिटर्मिनेंट के बीच भी जो है प्लस का साइन रहेगा। पहला डिटर्मिनेंट प्लस, दूसरा डिटर्मिनेंट प्लस, तीसरा डिटर्मिनेंट। बाबू पहला रो और तीसरा रो सिंगल सिंगल है तो वो सब में छप जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी इसमें, ए बी सी इसमें भी वही रहेगा, ए बी सी, मतलब जो सिंगल सिंगल है वो छप जाएगा सब में। तीसरा वाला 1 2 3 1 2 3, अब 1 2 3 अब छप जाएगा। अब चलो बीच वाला को बोलो, तो देख लो प्लस से जो पहले है वो पहले वाला में आएगा, तो प्लस से पहले यहाँ L है, प्लस से पहले यहाँ सॉरी प्लस से पहले यहाँ L, प्लस से पहले यहाँ M, अब प्लस से पहले इसमें N, है ना। प्लस से पहले वाला में लिखा गया, फिर बीच वाला बीच में लिखा गया, तो P Q R, यहाँ P आएगा, Q आएगा, R आएगा, और फिर प्लस के बाद वाला में लिखा गया, तो प्लस के बाद है X Y Z, X Y Z हो गया। इस तरीके से आप देख लीजिएगा कि आपके एक डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या कॉलम में कितना एलिमेंट आपको एक साथ रखा हुआ है, आप उसको उतना डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और समझाएं, चलिए एक एग्जांपल और समझाते हैं, सीख लीजिए बढ़िया से, बाद में फिर दिक्कत नहीं, सीख लीजिए। चलिए एग्जांपल और, आप लोगों के डिमांड पर एक एग्जांपल और, सर एक एग्जांपल और, कोई बात नहीं, हम लोग को आज ये भी पढ़ना है, फिर क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन का मोड पता कैसे करेंगे, पहले एनसीईआरटी का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा कर लेंगे, तब हम लोग कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन उठाएंगे, है ना, चिंता नहीं करना है। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं इस पर, इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए। a प्लस एक्स b प्लस वाई, और यहां पर मान लो c माइनस जेड हो जाता है। मान लीजिए यहां पर भी माइनस हो जाता, और मान लो यहां 1 2 3
L M N ऐसे हो गया। अब क्या, अब देखिए इसका सेकेंड रो सिंगल सिंगल है, थर्ड रो भी सिंगल सिंगल है, लेकिन फर्स्ट रो जो है वो डबल डबल है। इसका मतलब फर्स्ट रो डबल डबल है, इसका मतलब आप उसको दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कहिएगा जो दो दो एलिमेंट ये जो लिखा हुआ है इन सब का साइन जो है वो सेम नहीं है। तो साइन सेम बना लीजिए। कैसे बनाइएगा साइन सेम? देखिए ये तो a प्लस एक्स है, ये है, इसको हम चाहें तो b प्लस ऑफ माइनस वाई लिख सकते हैं, हो गया। इसको अगर हम चाहें तो c प्लस ऑफ माइनस जेड लिख सकते हैं, साइन सेम बन गया। अब बाकी 1 2 3 L M N हो गया। देखिए साइन भी अलग अलग था तो सबके बीच हमने प्लस बना लिया। अब देखो अपने अंदर दो दो एलिमेंट रखा हुआ है, इसका मतलब आप इसको दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। और सबके बीच देखो तो प्लस आ गया तो यहां भी प्लस डाल दो, दो डिटर्मिनेंट आप बना सकते हैं, है ना। यानी देखो सेकेंड वाला और थर्ड वाला तो सिंगल सिंगल है, तो सेकेंड और थर्ड इन दोनों में जस का तस छप जाएगा। लेकिन फर्स्ट वाला में देखो, फर्स्ट वाला में प्लस से जो पहले है वो पहले वाला में लिखाएगा, तो प्लस से पहले a है b है c है, उसमें लिखाया a b c। अब प्लस के बाद वाला में लिखाएगा तो प्लस के बाद x है, फिर माइनस y है और फिर माइनस z है, समझ। तो इस तरीके से जो है आप इस प्रॉपर्टी का अप्लाई कर सकते हैं। तो यही था ये प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रख लीजिए, वो क्या इंपॉर्टेंट है उसको भी थोड़ा हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको भी ना समझ लीजिए। चलिए अगला एग्जांपल देखिए। चलो यहां देखिए अगला एग्जांपल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए ऐसा हो गया a प्लस एक्स b प्लस वाई c प्लस जेड l प्लस p m प्लस q और n प्लस r u प्लस 1 v प्लस 2 और w प्लस 3 ऐसा। दोस्तों इस डिटर्मिनेंट को थोड़ा आप लोग गौर से देखिए। इससे पहले जितना भी हम एग्जाम्पल लिए हैं उन सभी एग्जाम्पल के किसी एक रो या कॉलम में ही या तो दो दो या तो तीन तीन एलिमेंट रहता था, लेकिन इस डिटर्मिनेंट के हर एक रो या हर एक कॉलम के साथ वैसा स्थिति आ गया। तो ध्यान से सुनिए, इस तरह डिटर्मिनेंट को आप ये मत करिएगा कि दो इसके बदले दो इसके बदले या दो इसके बदले, मतलब 6 डिटर्मिनेंट में ब्रेक, ऐसा मत करिएगा। अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या कॉलम में रहेगा तो क्या करना है ये तो आप समझ गए, लेकिन अगर किसी डिटर्मिनेंट के सभी रो या सभी कॉलम में ऐसा हो जाए तो देखो कि सभी रो या सभी कॉलम में कितना कितना एलिमेंट है, तो पता चलेगा दो दो एलिमेंट इसमें भी है, दो दो है, दो दो है। यानी सभी रो या सभी कॉलम में दो दो एलिमेंट है, सभी रो या सभी कॉलम में दो दो एलिमेंट है। तो जब सभी रो और सभी कॉलम में भी अगर दो दो एलिमेंट हो तो फिर भी आप इसको ब्रेक करके दो डिटर्मिनेंट में ला सकते हैं। और सबके बीच प्लस का साइन था इसलिए हमने बीच में प्लस लिखा। किसी एक रो या किसी एक कॉलम में रहेगा वो समझा दूं। अगर सबके साथ ऐसा हो जाए, सभी कॉलम में या सभी रो में हो जाए, तो देखो कितना कितना एलिमेंट है। तो एक बार में दो दो एलिमेंट रखा हुआ है, तो दो दो एलिमेंट का मतलब दो डिटर्मिनेंट बना लीजिए और सबके बीच में जो साइन रहेगा वो साइन यहाँ पर आप लगा दीजिए, हो गया।
अब चलिए कन्वर्ट करिए, अब कैसे होगा। अब देखिए प्लस से पहले वाला में छापिए, तो प्लस से पहले यहाँ ए बी सी है, सेकंड कॉलम में प्लस से पहले एल एम एन है, थर्ड कॉलम में प्लस से पहले यू भी डब्ल्यू है, हो गया। अब इसे लिखिए प्लस के बाद वाला, तो प्लस के बाद फर्स्ट कॉलम में एक्स वाई जेड है, प्लस के बाद कौन है पी है क्यू है आर है, प्लस के बाद कौन है 1 है 2 है 3, ओके। यानी इस तरीके से भी आप डिटरमिनेंट को ब्रेक कर सकते हैं, तो ठीक है। तो ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 9। तो चलिए आगे बढ़ा जाए, अब प्रॉपर्टी नंबर 10 समझ गए। चलिए अब देखिए दोस्तों, अब जो सीखने वाले हैं आपको जान के खुशी होना चाहिए कि सबसे ज्यादा डिटरमिनेंट में अगर किसी प्रॉपर्टी का यूज होगा तो यही वो प्रॉपर्टी है जिसमें हम लोग सीखेंगे एडिशन और सबट्रैक्शन ऑफ 2 और मोर रोज और कॉलम। बाबू आज हम लोग को यही प्रॉपर्टी सीखना है बहुत बढ़िया ढंग से। यही मतलब आज हम लोग 2 या 2 से ज्यादा रो और कॉलम को ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। डिटरमिनेंट में 2 रो और 2 कॉलम को आप आपस में ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, लेकिन कभी भी आप डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। मतलब रो को रो से, कॉलम को कॉलम से डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन रो को रो से, रो को कॉलम को कॉलम से घटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं, यही सीखना है। अब सबसे पहला क्वेश्चन कि इस प्रॉपर्टी का महत्व क्या है। थोड़ा एक एग्जांपल लेके हम आपको इस प्रॉपर्टी का महत्व समझाते हैं, ठीक है। अब देखिए इस प्रॉपर्टी का महत्व वैसे हम समझा चुके हैं, डिटरमिनेंट के वीडियो नंबर 2 में जाके देखिए, जहां पर हम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना सिखा रहे थे कि थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। वहां जब हम सिखा रहे थे तो एक बात समझाए थे, क्या, थोड़ा फिर से यहां समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक डिटरमिनेंट है 0 0 1 2 3 4 -7 8 और 1, ये एक डिटरमिनेंट है और हमको कहा गया इसका वैल्यू निकालो। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए हम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, और एक्सपेंड तो किसी भी रो या कॉलम से हो सकता है, करेक्ट है। किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड करते हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू बिल्कुल सेम आता है, ये तो हम लोग को पहले से पता है। अब एक काम करते हैं, इस डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड करते हैं किधर से, फर्स्ट कॉलम के थ्रू, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में हमको 0 दिखा, इधर से एक्सपेंड करते हैं। क्या लिखेंगे, यहां पर लिख देते हैं, यहां लिखते हैं, यहां एक्सपेंडिंग थ्रू कॉलम 1, यानी इस कॉलम के थ्रू एक्सपेंड किए हैं, करने वाले हैं। तो आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है मेरा, एक बार डिटरमिनेंट का पिछला वीडियो सब जरूर देखे, यहाँ पर आइएगा, नहीं तो भारी दिक्कत में हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो हम वहां पर समझाए पूरा डिटेल के एक्सपेंड कैसे करते हैं, ठीक है। फिर भी हम यहाँ समझाने की कोशिश आपको कर रहे हैं। तो चलिए हम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड इस कॉलम के थ्रू करते हैं। तो हम बताए थे कि जब भी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना होता है, जिधर से करना होता है, पहले उनका साइन कन्वेंशन लिखते हैं।
और साइन कन्वेंशन कहता है कि शुरू में प्लस लिखो और फिर उल्टा, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस और फिर यहाँ प्लस। फिर हम आपको एक्सपेंड करें, चलिए एक्सपेंड करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ 0 है तो 0 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब 0 देखिए, 0 इस रो में है, ऊपर वाला ये वाला 0 इस रो में है, इस कॉलम में है, हटा दिए तो क्या बचा 3 4 8 1, 3 4 8 1। अब यहां आइए, 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख दिए -0, ऐसे +0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, खाली लिख दिए -0। अब ये वाला 0 इस रो में है और इस कॉलम में है, हटा दिए क्या बचा 2 4 -1 7, 2 4 -7 और 1, ठीक है। फिर यहां पर आइए, 1 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1। अब ये 1 जो है इस रो में है, इस कॉलम में, हटा दिए क्या बचा देख लीजिए 2 3 -7 और 8 बचा। बहुआ अब देखो यहां तो 0 है तो 0 से ये सॉल्व हो गया, कुछ भी आएगा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाना है। ये सॉल्व हो गया, कुछ भी आएगा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब यहां देखिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये +1, ये सेकेंड ऑर्डर को सॉल्व करना बताएं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 16, फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा -21, यानी आंसर जो आ गया हमारा 1 गुना 16 + 21 हो जाएगा ना, यानी 16 + 21 हमारा हो जाएगा 37, यानी हमारा आंसर आया 37। मतलब इस डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड किए फर्स्ट कॉलम के थ्रू, आंसर आया कितना 37, 37 6 1 7 37 आया। थोड़ा गौर से सोचो, इधर से एक्सपेंड किए तो 0 था, अगर ये 0 वाला नहीं भी लिखते और हम पहले सोच लेते कि इसका आंसर 0 आने वाला है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां भी 0 है, इसका भी रिजल्ट तो 0 ही आ गया, अगर इसको नहीं भी लिखते तो काम हमारा हो जाता। सिर्फ इसको लिख करके अगर सॉल्व कर देते तो हमारा आंसर फाइनली आ जाता। यानी इस कॉलम में 0 था तो 0 वाले को बिना सॉल्व किए हुए भी अगर आगे बढ़ जाए तो हमारा आंसर जो है आराम से आ जाएगा। हमको 3 बार अलग अलग इस तरीके से लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। 0 वाले को डायरेक्ट हटा देंगे और खाली 0 जिसमें नहीं है उसी को लेके बढ़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बाबू ये प्रॉपर्टी का काम यही है कि अगर किसी डिटरमिनेंट के रो या कॉलम में 0 नहीं है तो आप रो को रो से और कॉलम को कॉलम से आप ऐड करके 0 बना सकते हैं, ताकि 0 बन जाए तो आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा और तुरंत बढ़िया से बढ़िया डिटरमिनेंट का क्वेश्चन चुटकी में बन जाए। पता चला इस प्रॉपर्टी का अप्लाई क्यों करते हैं। इस प्रॉपर्टी का काम है डिटरमिनेंट के अंदर जो एलिमेंट डिफिकल्ट वे में दिखते रहता है उसको सॉल्व करके आसान बना देना। कहीं 0 बना देना, 0 रो बन गया तो देखो कैलकुलेशन कितना आसान हो जाता है। अगर इधर का वैल्यू अगर ये हम नहीं भी लिखते तो हमारा काम हो जाता, ये वाला रिजल्ट अगर ये नहीं भी लिखते तो हमारा काम हो जाता। डायरेक्ट यहां से अगर आंसर निकाल देते तो हमारा आंसर आ जाता। तो इस प्रॉपर्टी का सिर्फ और सिर्फ काम है रो या कॉलम के अंदर लिखे एलिमेंट को सिंपल बनाना या अंदर में ज्यादा से ज्यादा 0 बनाना, ताकि डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना थोड़ा आसान हो जाए। इसलिए इस प्रॉपर्टी का अप्लाई करते हैं। प्रॉपर्टी का नाम क्या है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है, तो समझ गए कि क्यों हमको इस प्रॉपर्टी का जरूरत है। तो चलिए इस प्रॉपर्टी का महत्व तो समझा दिए, लेकिन अब हम समझा रहे हैं इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे करेंगे, कैसे लगाएंगे, वो समझा है। समझ में आया बाबू? इस प्रॉपर्टी का काम कुछ नहीं है, यही है इस यह प्रॉपर्टी जो है डिटरमिनेंट के अंदर लिखे एलिमेंट को सिंपल बना देगा, यानी मैक्सिमम 0 बनाने की कोशिश करेगा डिटरमिनेंट के अंदर, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, चलिए अब चलिए हम आपको बताते हैं
यह प्रॉपर्टी अप्लाई होता कैसे, लगता कैसे, ठीक है, क्योंकि आज हमारा यही प्रॉपर्टी सीखना है ताकि हम लोग अगले वीडियो से जो है इस प्रॉपर्टी का अप्लाई कर सकें। चलिए शुरू करते हैं हमारे दोस्तों, तैयार हैं? चलिए मिटा देना इसको। आप लोग इस प्रॉपर्टी का हेडिंग लिख लीजिए, ठीक है, ताकि हम इसको मिटा करके हम जो एग्जाम्पल समझाएं, ढेर सारा एग्जाम्पल समझाएंगे, चिंता मत करिए, ढेर सारा एग्जाम्पल। चलिए समझ जाना बने ढंग से। चलिए पहला, बस आप लोग थोड़ी देर के लिए अपना दिमाग जो है इधर की तरफ डाल दें ताकि इस प्रॉपर्टी को समझाने में हमको परेशानी नहीं हो और आसानी ढंग से आप समझ सकें। चलिए बहुत आसान प्रॉपर्टी शुरू करते हैं, तब शुरू। मान लो इस टाइप का डिटरमिनेंट दिया हुआ है और आपको क्या बोले, एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग क्या करते हैं, डिटरमिनेंट के अंदर लिखे एलिमेंट को आसान बनाने के लिए। अभी थ्योरी बना है ये, तो थ्योरी में उतना जीरो रो नहीं दिखना है हम लोग को, खाली रूल समझना है। अच्छा, आप इस डिटरमिनेंट को देखें और आपको लगा थ्योरी है भाई, थ्योरी की तरह समझे, कि मत कहिएगा सर आप जो ऐसा कर रहे हैं उसका आंसर जीरो कहाँ आया। थ्योरी है, मतलब क्या क्या आप कर सकते हो। आपको लगा एक काम करो सर, आपको लगा क्वेश्चन को देख करके, तो थ्योरी वाला क्वेश्चन, आपको लगा एक काम करो सर, क्वेश्चन को देख के लगा आपको, आप काम करो सर, ये जो पहला कॉलम है और इस दूसरा कॉलम को थोड़ा ऐड कर दो। मतलब आपको लगा कि सर पहला कॉलम में दूसरा कॉलम को जोड़ दीजिए। हो सकता है आपको इसलिए जोड़ना पड़ा, हो सकता है जीरो आ रहा हो, है ना। आपको लगा ऐसा कि सर अगर पहला कॉलम में अगर दूसरा कॉलम जोड़ देते हैं तो हो सकता है मेरा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। तो ठीक है, हम कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बताओ इस पहला कॉलम को दूसरा कॉलम से भाई जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद कुछ तो रिजल्ट आएगा। अब वो रिजल्ट लिखाएगा कहां? वो रिजल्ट लिखाएगा वहां जहां वहां लिखाएगा जिसका इन दोनों में चर्चा किसका किसका है? चर्चा सिर्फ कॉलम 1 का है, कॉलम 2 का है। तो इन दोनों को ऐड करने पर जो रिजल्ट आएगा वो या तो कॉलम 1 में लिखाएगा या तो कॉलम 2 में लिखाएगा। यहां पर कहीं भी कॉलम 3 दिख रहा है नहीं, इसका मतलब इन दोनों का रिजल्ट कॉलम 3 में नहीं लिखाएगा। मतलब जो है यहां उसी की जगह पर लिखना है, या तो कॉलम 1 पर या तो कॉलम 2 पर। मान लो आपने कहा सर कि कॉलम 1 में लिखिए, तो ठीक है हम लिख देंगे कॉलम 1 में। आपने कहा लिखने के लिए बोला कॉलम 1, तो कॉलम 1 यही है ना, तो कॉलम 1 यही है। क्या लिखना है यहाँ पर? कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। तो जो कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 हो जाएगा a प्लस x, 1 प्लस 2 हो जाएगा b प्लस y, 1 प्लस 2 हो जाएगा c प्लस z। तब आपको सिर्फ c1 की जगह पर लिखना था ना, लिख दिए, बाकी में किसी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा। मतलब x y z l m हो गया। मतलब देखिए दो कॉलम जुड़ गया। ये सब ख्याल जो है क्वेश्चन देख के आपको आएगा कि किस रो को किस कॉलम से, किस रो को किस रो से, किस कॉलम को किस कॉलम से जोड़ा जाए कि घटाया जाए कि मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाए। नहीं समझोगे, हम कुछ नहीं किए, इस कॉलम को इस कॉलम से ऐड किए, तो C1 प्लस C2 को लिखिए C1 के जगह पे। चाहते तो C2 में भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन C3 में नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे C3 का चर्चा नहीं है। जिसका चर्चा रहेगा उसी की जगह पर लिखना है। तब आपको C1 में जो लिखना था C1 प्लस C2 करके लिख दिए, लेकिन बाकी C2 और C3 में जस का तस छाप दिए, क्योंकि इसका रिजल्ट जो है, क्योंकि इसका रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ हम कहां पे लिखे हैं? C1 में लिखे हैं, तो C1 ही चेंज होगा, बाकी में किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। कोई बात नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट नोट करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल। जैसे
आपको लगा, इसी को देखिए, आपको लगा कि सर हमको लग रहा है कि पहला रो प्लस दूसरा रो प्लस तीसरा रो इन सबको जोड़ दीजिए। मतलब ये फर्स्ट रो है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। आपको लगा R1, R2, R3 सबको जोड़ दीजिए, तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं, लेकिन जोड़ के लिखे कहाँ? तो आप वो R1 पर भी लिख सकते हैं, R2 पर भी लिख सकते हैं और आप R3 पर भी लिख सकते हैं। तो चलो हम लिख देते हैं R2 की जगह पे। कहाँ लिख देते हैं? R2 की जगह पे। चलिए लिखते हैं R2 पर। लिखना किस में है बाबू? R2 में। लिखना किस में है? R2 में। इसका मतलब R1 और R3 में किसी प्रकार का चेंज नहीं आया, यानी R1 है AXL लिखा गया और R3 है CZN लिखा गया। अब यह है R2, यहां क्या लिखना था? R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, जो R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी A प्लस B प्लस C, फिर R1 प्लस R2 प्लस R3 मतलब X प्लस Y प्लस Z, R1 प्लस R2 प्लस R3 मतलब L प्लस M प्लस N। हो गया, लिखा गया। आप ऐसा कर सकते हैं, है ना? ये सब चीजें जो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। नहीं समझोगे? फिर से अप्लाई करते, फिर से लगा। जब तक नहीं समझना छोड़ना नहीं, फिर से ट्राई करते हैं। ठीक है, इसको लिखिए। चलिए अब जैसे मान लीजिए अब जैसे देखिए, मान लो X Y Z A B C L M N ये लिखा हुआ है। ठीक है, आपको लगा, इस बार फिर से लगा कि सर R2 में R3 जोड़िए सर, तो R2 में R3 मतलब ये हमारा R2 है और ये हमारा R3 है, तो R2 में R3 जोड़ना है, तो लिखेंगे कहां पर? या तो आप R2 में लिख सकते हो या तो आप R3 में लिख सकते हो, लेकिन R1 में नहीं लिख सकते क्योंकि R1 का चर्चा यहां पर नहीं है। तो चलिए हम R3 में लिख देते हैं। कहां लिखिए? R3। चलिए सुनो बुआ, लिखना कहां है? R3। लिखना कहां है? R3 पर। इसका मतलब R1 में और R2 में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी R1 जो है X A L लिखा जाएगा, R2 जो है Y B M लिखा जाएगा और ये रहा R3। R3 में क्या लिखना है? R2 प्लस R3, ये है हमारा R2 और ये हमारा R3, तो R2 प्लस R3 मतलब कितना आ जाएगा? Y प्लस Z B प्लस C और M प्लस N लिखा गया। करेक्ट? कोई दिक्कत नहीं। फिर से एग्जाम्पल समझिए, फिर से। जब तक समझना नहीं है तब तक आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है से? देखिए, बढ़िया ढंग से सीखिए। मिलते मिलते हंसी वादियों में, मिलते मिलते हंसी वादियों में, दिल खो गया तो क्या करोगे, अनजाने में जाने तमन्ना, कुछ हो गया तो क्या करोगे। चलिए, अब यही हमारा डिटरमिनेंट है। करेक्ट है? अब थोड़ा फिर से अपना डिटरमिनेंट के एग्जांपल का पैटर्न हम बदलते हैं। जैसे मान लो आपको लगे सब सारा ख्याल आएगा, लेकिन पहले इस ख्याल को लिखा कैसे जाता है उसको थोड़ा समझिए। सारा ख्याल जो है हम आपको क्वेश्चन करवाते वक्त करवाएंगे और फिर पूछेंगे कि बाबू देखो ऐसा बात समझाए थे ना, समझिए थोड़ा सा। इस आपको लगा कि सर C2 में 4 से मल्टीप्लाई करो और फिर C1 में आप ऐड करो और तब जहां मैंने वहां लिखो।
आपको ऐसा लगा कि सर C2 में 4 से मल्टीप्लाई करिए और तब C1 को जोड़ के लिखना, तो आपको पता है कहां लिखना है, या तो आप C1 में लिख सकते हो या तो आप C2 में लिख सकते हो। तो चलो मान लीजिए हमने किस में लिखा, C1 में। चलिए यहां मतलब C1 में लिखा C1 प्लस 4C2। ध्यान से बउआ लोग, एकदम ध्यान से, प्लीज ध्यान से। C2 में 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 से मल्टीप्लाई करो, यही ना C2 है, मतलब कॉलम 2 है, ये 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 4A 4B 4C। फिर C2 में 4 से मल्टीप्लाई करके C1 को जोड़ देना है। अब तब जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट लिखना कहां है, लिखना है C1 पर। तो चलो लिखते हैं। लिखना कहां है बाबू, C1 पर। लिखना किस पर है, C1 पर लिखना है। तो इसका मतलब C1 पर लिखना है, इसका मतलब C2 और C3 में किसी प्रकार का चेंज नहीं आएगा। तो C2 क्या था हमारा पहले से, ABC था, और C3 क्या था हमारा, LMN हो गया। अब देखो इस C1 में लिखना क्या है, C1 का रूल लिखा हुआ है कि C2 में 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई हो गया, अब फिर उसको C1 से जोड़ो, तो जोड़ो कितना हो जाएगा, x प्लस 4A y प्लस 4B z प्लस 4C हो गया, खत्म, आ गया। लेकिन सावधान, आपने C2 में 4 से मल्टीप्लाई करके C1 को जोड़ करके कहां पे लिखा, C1 पर। लेकिन अगर आप ही लोगों में से कोई स्टूडेंट बोले कि सर अगर मान लीजिए C2 में 4 से मल्टीप्लाई करके C1 को जोड़ के अगर हम C2 के जगह पर लिखते तो C3 में तो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि C3 का चर्चा नहीं है। C1 में लिख के दिखा देंगे, और अगर C2 में लिखना होता तो चलो लिखते हैं। ये एक पार्ट तुम्हारा हो गया है ना। अगर मान लो ऐसा कोई कर दिया तो क्या होगा, देखो क्या होगा यार, ये दूसरा चीज है, ये दूसरा चीज अपना हो गया। अगर आपने कहा कि सर C2 में 4 से मल्टीप्लाई करो फिर C1 को ऐड करके लिखो C2 पर, तो कोई बात नहीं, लिखना कहां है, C2 में। इसका मतलब C1 और C3 में कोई चेंज नहीं। अब C2 में क्या लिखना है आपको पता है ना, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो और तब इससे जोड़ो C1 से, C1 ये है तो कितना आ जाएगा, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ेगा तो वही हो जाएगा x प्लस 4A, कितना आ जाएगा, x प्लस 4 सॉरी y प्लस 4B, और कितना आ जाएगा z प्लस 4C। सर इन दोनों में क्या फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। अब थोड़ा हमारा बात को थोड़ा ध्यान से समझिए, नहीं समझिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। इस केस में आप लिखे C1 पर और इस केस में आप लिखे C2 के जगह पर, तो बउआ एक बात का ध्यान रखना कि जिसके जगह पे आप लिख रहे हो अगर उसमें किसी से मल्टीप्लाई है तो बैलेंस करने के लिए आपको उतना से डिवाइड भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं है तो डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। फिर से सुनो, जिसके जगह पे आप लिख रहे हो अगर उसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करना है, और नहीं मल्टीप्लाई है तो डिवाइड नहीं करना है। जैसे इसके अंदर देखो आपने लिखा कहां पर है, C1 पर, लेकिन C1 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं है तो इसमें डिवाइड करने का जरूरत नहीं था। लेकिन इसमें आप लिखे हैं C2 पर
तो C2 में कितना से मल्टीप्लाई है, 4 से। तो इतना करने के बाद बैलेंस करने के लिए बाहर में 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। 1/4 का मतलब 4 से डिवाइड हो गया इस पूरे डिटरमिनेंट का। तो जैसे देखिए इसमें लिखे कहां है, C2 में, लिखे C2 में, तो C2 में 4 से मल्टीप्लाई था, इसलिए बैलेंस करने के लिए 4 से डिवाइड करना पड़ा। तो याद रखना, किसी रो या कॉलम में लिखते वक्त देख लेना कि उसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई है कि नहीं है, तो डिवाइड कर देना, मल्टीप्लाई रहेगा तो, और नहीं है तो कोई बात नहीं। जैसे यहां देखो C1 के जगह पे लिखे हैं, C1 में मल्टीप्लाई नहीं था, डिवाइड नहीं किए, लेकिन यहां लिखे C2 में है, C2 में मल्टीप्लाई था तो डिवाइड कर दिए। आप इसको लगता है ठीक ढंग से नहीं समझ पाए होंगे। फिर से एग्जांपल हम आपको कराते हैं, फिर से चलिए तो कराते हैं। देखिए थोड़ा ये जो है ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, कोई बात नहीं, आप लोग इसको थोड़ा बढ़िया ढंग से सीख लीजिएगा, क्योंकि हम कुछ ज्यादा चीज नहीं बता रहे, एक ही चीज पे एग्जांपल दे दे करके समझा रहे हैं, है ना। चलिए फिर से देखिए एग्जांपल, यही बहुत ही मजेदार प्रॉपर्टी है यार, इसको थोड़ा सीखो। जैसे मान फिर से सीख लो मेरे भाई, सीखो अच्छा से। चलो ठीक है, ओके। एक काम करते हैं, हमको लगा फिर से लगा कि सर एक काम करो आप, R2 में 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 नहीं, चलो दूसरा करो, मतलब मान लो 3 से मल्टीप्लाई करो, आप उसको R3 से जोड़ दो। तो जब R2 में 3 से मल्टीप्लाई है और R3 में जोड़े हैं तो लिखना होगा, तो हम R3 पर भी लिख सकते हैं और R2 पर भी लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते कहां हैं, हम लिखते हैं R3 में। चलो लिखते हैं R3 में, मल्टीप्लाई किस में करना है, R2 में 3 से, तो R2 हमारा यही है ना, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 6 हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा और ये 3q हो जाएगा, है ना, 3 से मल्टीप्लाई होगी। चलिए अब बताइए 3 से मल्टीप्लाई किए, फिर R3 को जोड़ के लिखना कहां है, लिखना R3 पर है, लिखना R3 पर है, इसका मतलब R1 में और R2 में कोई चेंज नहीं आएगा। R1 कितना है 1xp, R2 पहले से कितना है 2yq, 2yq। अब चलो R3 में R2 में 3 से मल्टीप्लाई है और तब इस R3 को जोड़ो, यही ना R2 है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो चुका है, अब इस R3 को जोड़ो, कितना हो जाएगा 6 + 3 हो जाएगा, 3y + z हो जाएगा, 3q + r हो जाएगा। देखो क्या, फिर देखो आप लिखे किस पर हो, R3 पर लिखे हैं, तो क्या R3 में किसी से मल्टीप्लाई है, नहीं, तो इसमें डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यही रूल 3r2 + r3 अगर लिखाता R2 के जगह पर तो क्या होता, तो चलो लिखते हैं R2 के जगह पर, लिखना किसमें है R2 में, इसका मतलब R1 और R3 में कोई चेंज नहीं, तो R1 1xp हो गया, R3 3zr हो गया, लिख दिए। अब R2 में क्या लिखना है, R2 में 3 से मल्टीप्लाई करो और तब R3 में जोड़ो, तो R2 में 3 से मल्टीप्लाई हो चुका है, अब इस R3 को जोड़ो, तो कितना आ जाएगा 6 + 3 3y + z, और ये कितना हो जाएगा 3q + r, हो गया। लेकिन इस केस में आप देखो लिखे किसके जगह पर है, R2 में, तो क्या R2 में किसी से मल्टीप्लाई था जी, कितना से 3 से,
तो जितना से मल्टीप्लाई है बैलेंस करने के लिए आपको उतना से डिवाइड भी करना पड़ेगा। यानी ये प्रॉपर्टी यही कहता है कि आपको किसी भी रो या कॉलम को जोड़ लीजिए, घटा भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां लिख रहे हैं अगर उसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई है तो बैलेंस करने के लिए आप डिवाइड कर दो, और नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, जस्ट करता। जैसे यहाँ R3 पर लिखें, R3 में किसी से मल्टीप्लाई नहीं है, डिवाइड नहीं किए, लेकिन यहाँ लिखे R2 में है, लेकिन R2 में 3 से मल्टीप्लाई है तो बैलेंस करने के हमको डिवाइड करना पड़ा। ठीक है, चलिए फिर समझाते हैं, अब माइनस कर करके सिखाते हैं। तो अच्छा चलो, तो यहां से क्या सीख मिला? यहां से सीख मिला कि हम किसी भी रो या कॉलम में मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो या कॉलम के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन लिखना हमेशा उसके जगह पर जिसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं रहे। क्यों? क्योंकि बाद में एक डिवाइड करने का लफड़ा जो है वो नहीं रहेगा। जैसे मान लो मल्टीप्लाई R2 में किया और लिख दिया R2 के जगह पे ही, तो डिवाइड करना पड़ जाएगा, और गलती से भूल गया तो गलती हो जाएगा। इसलिए लिखना हमेशा उसके जगह पर जिसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं रहेगा, ताकि अपना आराम से आगे बढ़ सको। क्योंकि जिसमें मल्टीप्लाई नहीं रहेगा उसके जगह पे अगर आप लिख दिए हैं तो डिवाइड करने का कोई जरूरत है भी नहीं, लेकिन जिसमें मल्टीप्लाई है और उसके जगह पे आप लिखें और अगर आप डिवाइड नहीं किए तो गलती हो जाएगा, तो डिवाइड आपको करना है। तो आप हमेशा उसके जगह पे लिखिएगा, कोशिश करिएगा जिसमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो, ताकि डिवाइड करने का प्रॉब्लम जो है हमेशा आपसे दूर रहे। ठीक है, फिर से देखिए, चलिए यहां देखिए, ठीक है, यहां देखिए A B C P Q R L M N। ठीक है, मान लीजिए आपको मन किया कि सर कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 करिए, चलिए यहां लिखते हैं कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 करिए। मतलब आपने कॉलम 3 यहां है, कॉलम 3 में से कॉलम 2 माइनस करना चाहा, कोई बात नहीं, आप कर सकते हो माइनस। तो माइनस करके लिखिएगा कहां? तो लिखिएगा कहां पर? या तो C3 में लिख सकते हो, या तो क्या लिख सकते हो आप C2 में। तो चलिए हम लिख देते हैं C3 में। चलिए लिखते हैं, लिखना किस में है? C3 में। C3 में लिखना है, इसका मतलब C1 और C2 में कोई चेंज नहीं। तो C1 कितना है? A B C। C2 कितना है? P Q R, कोई चेंज नहीं। अब क्या है? C3 कहता है C3 माइनस C2, मतलब C3 यह है और C2 यह है, तो C3 माइनस C2 मतलब इसमें से इसको घटाना है। L माइनस P, M माइनस Q और N माइनस R हो गया। लेकिन अगर आप इसी रूल को C3 माइनस C2 वाले रूल को अगर आपने C2 के जगह पे लिखा होता, किसके जगह पे? C2 के जगह पे लिखा होता। लिखना किस पर है? C2 पर। इसका मतलब C1 में और C3 में कोई चेंज नहीं। तो क्या होगा? तो लिखिए C2 की जगह पे क्या लिखना है? C2 की जगह पे C3 माइनस C2 लिखना है। C2 की जगह पे लिखना है C3 माइनस C2, मतलब L माइनस P, M माइनस Q और N माइनस R। अब बताओ बाबू, आप लिखे किसके जगह पर? C2 पर। और C2 में कितना से मल्टीप्लाई है? माइनस से मल्टीप्लाई है। माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब -1 से मल्टीप्लाई है, ये समझे? तो C2 में मल्टीप्लाई कितना से है? माइनस से। तो माइनस को बैलेंस करने के लिए आपको भी यहां माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे नहीं समझे आप? हम क्या बोले? जितना से मल्टीप्लाई रहेगा उतना से डिवाइड कर दीजिएगा। तो ये भाई C2 में मल्टीप्लाई है माइनस से,
माइनस का मतलब हुआ -1। अब -1 से डिवाइड करने का मतलब हुआ 1/-1। अब 1/-1 को बाबू माइनस नहीं लिख सकते हम डायरेक्ट। इसका मतलब यही समझा रहे हैं कि C2 में माइनस लगा हुआ था तो बैलेंस करने के लिए हमको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो यही देखो प्रॉब्लम है। तो लिखते वक्त देख लो कि लिखना उसके जगह पर जहां पर तुमको बैलेंस करने का जरूरत नहीं पड़े। जैसे यहां लिखे C3 पर है तो C3 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं था, न प्लस न माइनस से न किसी संख्या से, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आ गए। लेकिन यहाँ देखो लिखे थे C2 में, लेकिन C2 में मल्टीप्लाई था माइनस से। अब माइनस का मतलब हुआ -1। अब -1 से डिवाइड करने का मतलब 1/-1। अब 1/-1 को माइनस बोल सकते हैं। इसका मतलब माइनस से हमको बैलेंस करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके। तो आप हमेशा रो या कॉलम को जोड़िए घटाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखने की कोशिश वहां पर करिए जहां पर ना तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो और ना ही कोई माइनस से लगा है, ताकि डिवाइड ना करना पड़े। ये बात समझ रहे हैं? तो यही है इस प्रॉपर्टी का मेन मोटो कि आप रो और रो को जोड़ घटा सकते हैं, जो मन करे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके भी जोड़ घटा सकते हैं। लेकिन लिखते वक्त थोड़ा सावधान रहिएगा, जिसके जगह पे लिखते हो आपको वहां डिवाइड करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, अगर मल्टीप्लाई है तब। और अगर जिसकी जगह पे लिख रहे हैं अगर उसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं है तो डिवाइड करने का कोई भी जरूरत नहीं। कुछ समझ में आया? तो यही है इस प्रॉपर्टी का मेन मकसद। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी बात जो है वो समझ में आ रही होगी कि हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें बहुत कुछ जो है हम लोग को सीखना था, इसलिए चलिए एक एग्जांपल और कर दें। चलिए एक एग्जांपल और करवा देते हैं। देखिए चलिए एक एग्जांपल और हम समझा देते हैं, फिर उसके बाद जो है आज की सभा हम लोग करेंगे। जैसे मान लो आपने क्वेश्चन को बनाया और आपको लगा कि सर ऐसा कुछ लिखिए, आपको लगा ये सब क्यों ये सब काम करते हैं, शुरू में समझा दिए। जैसे मान लीजिए आपको लगा कि सर 3C1 C2 करीब, मतलब C1 में 3 से मल्टीप्लाई करो और फिर उसको C2 में से माइनस करो, मतलब C1 में 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 3A 3B और ये जाएगा 3C। मतलब C1 में 3 से मल्टीप्लाई हो गया, अब मल्टीप्लाई करने के बाद C2 में से माइनस करना है। तो अब बताइए आप लिखिएगा कहां पर लिखना चाहते हो, C2 के जगह पे कि C1 के जगह पे? C2 के जगह पे लिखिए। कहां पर? C2 के जगह पे। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं है तो बैलेंस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप C1 के जगह पे लिखिएगा तो -3 से मल्टीप्लाई है, बैलेंस करना पड़ जाएगा। इसलिए आराम से आप कहां लिखिए, C2 की जगह पे, कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि C2 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं। चलिए लिखिए। तो जब आप लिखते हैं C2 के जगह पे, लिखिए किसके जगह पे? C2। इसका मतलब C1 में और C3 में कोई चेंज नहीं, मतलब A B C X Y Z कोई चेंज नहीं। लेकिन C2 में क्या लिखना है? इसमें 3 से तो मल्टीप्लाई हो चुका है और C2 में से माइनस करना है, मतलब C1 में 3 से मल्टीप्लाई करो, कर दिए, अब फिर C2 में से माइनस करो, तो C2 ये है, करो तो L-3A हो जाएगा, L-3A, M-3B हो जाएगा, M-3B हो जाएगा, फिर N-3C हो जाएगा। अब इसमें बैलेंस करने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि C2 पे लिखे हैं और C2 में किसी से मल्टीप्लाई नहीं। तो यही है प्रॉपर्टी नंबर 10 और इसी पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है ढेर सारा पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है, बोर्ड लेवल का लाएंगे, उसमें भी एनसीईआरटी के जो बेहतर क्वेश्चन रहेगा वो सब हम लोग करेंगे। तो अब आप लोग का काम है एक बार इस प्रॉपर्टी को बढ़िया ढंग से सीखना, बढ़िया ढंग से देखना, ताकि अगले क्लास से जो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस होगा वो अच्छे ढंग से आपको समझ में आने लगे। ठीक है, और भी अगर किसी प्रकार का त्रुटि रह जाए तो आप हमको बता सकते हैं कमेंट करके, हम आपको वो चीजें दूर कर देंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही करेंगे और आप लोग देखते रहिए
मुस्कुराते रहिए। रितेश रेगुलर राइज मैथमेटिक्स पर आप पढ़ते रहिए। बिंदास मैथ हमेशा। करेक्ट है? तो चलिए आज के लिए धन्यवाद।